तो आज हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का कुछ डिफरेंस। पहले भी हम बोले अगर डिफरेंस का बात करते हैं, किसी के बीच का भी डिफरेंस बताना हो तो वी मस्ट हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स, कि किस पॉइंट पे हमको डिफरेंस का बात करना चाहिए। अगर वो पॉइंट आपको याद है ना तो डिफरेंस आपको अपने आप याद रहेगा। अगर वो पॉइंट याद नहीं है तो फिर डिफरेंस आपको रटना पड़ जाएगा। ठीक है, किस पॉइंट पे डिस्कशन करना है हमको ये पता होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। सबसे पहले कैपेसिटी टू डिवाइड, इट कैन डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड करेगा और ये कांट डिवाइड। डिवीजन के आधार पर पहला पॉइंट लिखे हम लोग कि डिवाइड कर सकता है या डिवाइड नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट सेल वॉल को लेकर के। ठीक है, सेल वॉल, मेरिस्टेमेटिक का सेल वॉल थीन होगा। ठीक है, इसका सेल वॉल थिन होगा, इसका सेल वॉल थिक होगा। हो गया दो पॉइंट। चलिए अगला। अब देखिए इसका थिन क्यों होता है? थिन इसलिए होता है क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइड कर रहा है, तुरंत तुरंत डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी इतना को बना था, अब फिर थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ कि फिर से डिवाइड कर गया। दो छोटा स्टेप बना अभी मेरिस्टेमेटिक, थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ फिर डिवाइड कर गया, फिर छोटे छोटे को रह गया, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ था कि फिर डिवाइड कर गया। मतलब इसके सेल का साइज क्या रहेगा इसकी तुलना में? छोटा रहेगा ना। तो ये लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, स्मॉलर इन साइज, और ये लार्जर हो जाएगा। क्लियर? पहले भी हम लोग जब वैक्यूल पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग बात किए थे कि किसी भी प्लांट सेल का उतना बड़का साइज हो जाता है तो किसकी वजह से? वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से। ठीक है, तो वैक्यूलवा इसमें रहेगा प्रेजेंट। ठीक है, आई छोटे को है मतलब इसमें वैक्यूल तैक्यूल नहीं रहेगा, तो वैक्यूल हो जाएगा इसमें एब्सेंट। प्लस माइनस हम लिखे हैं खाली समझने के लिए। क्लियर? तो इसमें वैक्यूल प्रेजेंट, इसमें वैक्यूल एब्सेंट। ठीक है, समझे यहां तक? अब देखिए सेल वॉल इसका थीन है, इसका सेल वॉल ठीक है। इसका सेल वॉल उतना रिजिड नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का रहेगा। इसका सेल वॉल हार्ड, रिजिड और प्रोटेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसका जो सेल वॉल रहेगा वो फ्लेक्सिबल, ताकि वो डिवाइड कर सके। इसका सेल वॉल रहेगा हार्ड एंड रिजिड। ठीक है, शेप का जहां तक बात करते हैं हम लोग तो इसका शेप जनरली राउंड या स्फेरिकल होता है। इसका शेप जनरली पॉलीगोनल होता है। ठीक है, जनरली ये भी पॉलीगोनल हो सकता है। ठीक है, जनरली ये स्फेरिकल या राउंड होता है, बट इट में बी पॉलीगोनल। ये जनरली पॉलीगोनल होता है बट इट में बी राउंड और स्फेरिकल। ठीक है, तो चूंकि इस प्रकार का कंट्राडिक्टरी पॉइंट लग रहा है ना, बच्चे कंफ्यूज जा सकते हैं, तो ऐसा पॉइंट लिख भी मत करो यार। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो पॉइंट हो गया, और क्या चाहिए आपको डिफरेंस लिखने के लिए? ज्यादा से ज्यादा पूछल जाएगा तो 2 नंबर चाहे 3 नंबर में। 4 गो डिफरेंस 5 गो डिफरेंस लिख दिए, बहुत है हमारे पास बात करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में रहता है तो अच्छी बात कि मेरिस्टेमेटिक का जनरल शेप कैसा होता है? जनरल राउंड होगा चाहे स्फेरिकल होगा। ठीक है ना? और कभी कभार इसका शेप पॉलीगोनल भी हो सकता है। इसमें उसी का उल्टा लिख देंगे कि जनरली इसका शेप पॉलीगोनल होता है और कभी कभी स्फेरिकल, राउंड, ओवल, इस प्रकार का भी, हाँ इस प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, समझे ना बात? तो चलिए ये हो गया मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बीच में 2-4 पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अपनी अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। फोटो खींच पोज दे का खींचो। समझे? खींच ली। चलिए ठीक है, फिर तो समझ में आया तक आगे बढ़े। अब सौरभ लिखा है सर प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है क्या?
प्रोटेक्टिव टिश्यू का जहां तक बात हो, प्रोटेक्टिव सभी में होता है, प्लांट हो चाहे एनिमल, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू एनिमल में भी है, प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट में भी है। प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलेंगे किसको? जो टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करे वो प्रोटेक्टिव। ये जो प्रोटेक्टिव है ये उसके फंक्शन के आधार पे, ठीक है, फंक्शन के आधार पे। तो जो आउटर मोस्ट लेयर में पाया जाएगा वो प्रोटेक्टिव टिश्यू ही होगा, जैसे कि एपिडर्मिस, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एपिडर्मिस, प्लांट में एपिडर्मिस होता है और एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू, पढ़े होंगे क्लास 8 में, ठीक है। तो एपिथेलियल का मतलब ही हो गया आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस का मतलब भी हो गया आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। प्लांट में एपिडर्मिस बोल दिए और एनिमल में एपिथेलियल बोल दिए, दोनों का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर में जो भी रहेगा वो प्रोटेक्शन का ही काम करेगा, इसलिए उसको आउटर मोस्ट लेयर में रखा गया है ताकि वो प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और जनरली जो प्रोटेक्टिव होता है ना वो डेड भी होता है। जो प्रोटेक्टिव होता है ना उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, है ना। ये सब पॉइंट अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि प्रोटेक्शन कौन कर सकता है। तो जो डेड होगा जनरली वही प्रोटेक्शन का काम करता है, ताकि धूप, जाड़ा, बरसात, गर्मी, एसिड, बेस, सॉल्ट जो भी है उसको वो झेल सके थोड़ा बहुत। तो हमारा भी आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव है, आउटर मोस्ट लेयर हमारा भी डेड होता है। जैसे स्किन का जो सबसे बाहरी लेयर है हमारा, ये भी डेड होता है। इसका एक लेयर हट जाए, एक लेयर इसका हट जाए तो अंदर से लिविंग रहता है, ठीक है। जैसे अगर इस स्किन पे नमक रख ले, मिर्ची पाउडर रख ले तो विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर थोड़ा सा छिला जाता है यहाँ पे, उसके बाद नमक रख के देखो चाहे मिर्ची रख के देखो, इमेजिन करके देखो, खाली रखना जरूरी नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। यही तो आउटर मोस्ट लेयर है हमारा जो प्रोटेक्टिव है, डेड है। वैसे ही प्लांट का भी एपिडर्मिस वो भी आउटर मोस्ट होता है और डेड होता है, उसी को प्रोटेक्टिव बोल दिए बच्चा लोग, समझे यहां तक? सौरभ आगे बढ़ा जाए? नहीं, हम आइडिया नहीं दे रहे, हम खाली इमेजिन करने बोल रहे हैं आप लोगों को। चलिए तब आते हैं हम लोग अब परमानेंट टिश्यू की ओर। मेरिस्टेमेटिक का डिस्कशन कल ही हम लोग कर लिए थे, याद हो तो, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं परमानेंट। परमानेंट में सिंपल परमानेंट, ठीक है। दो प्रकार का परमानेंट हम लोग देखे थे। एक परमानेंट उसको बोलेंगे जो एक ही प्रकार के सेल का बना हुआ हो, सिंगल टाइप ऑफ सेल, तो सिंपल परमानेंट। और अगर एक से अधिक टाइप के सेल का बना हुआ है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। परमानेंट टिश्यू बोलेंगे किसको? तो परमानेंट टिश्यूज को बोलते हैं जिस टिश्यू का एक पार्टिकुलर या परमानेंट शेप हो, साइज हो और फंक्शन हो, है ना। एक परमानेंट फंक्शन एक्वायर कर लिया है, एक परमानेंट शेप और साइज एक्वायर कर लिया है। स्पीकर ऑन है तो बेफालतू का बात नहीं, और कुछ अगर और अलग से चीज बोलना है तो स्पीकर ऑफ करके रखो, इतना तो ज्ञान होना चाहिए बच्चों। समझे बात? तो इस प्रकार से परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? जिसका एक परमानेंट शेप हो, साइज हो और फंक्शन हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का एक दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है। एक डेफिनेशन कल हम लोग देखे थे ना कि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट का बन जाना डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का दूसरा एक डेफिनेशन, कन्वर्स द प्रोसेस ऑफ acquiring permanent shape, size and function. The process of acquiring permanent shape, size and function is also known as differentiation, ठीक है। परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और परमानेंट फंक्शन अक्वायर कर लेना ये भी डिफरेंशिएशन ही कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन को भी लिख लीजिएगा, कुछ बच्चे लिखे भी हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन एक्वायर कर लेना। अब देखिए कोई भी परमानेंट टिश्यू अगर बनता है तो वो बनेगा हमेशा मेरिस्टेमेटिक से ही। एग्रीड है हमारी बातों से? जब भी बनेगा तो मेरिस्टेमेटिक से ही बनेगा, परमानेंट से ओरिजिनेट नहीं होगा, ठीक है। परमानेंट से ओरिजिनेट होता है क्या कि जब भी बनेगा तो
पहले मेरिस्टेमेटिक बनेगा, अब मेरिस्टेमेटिक से ही मेरिस्टेमेटिक बनता है, फिर उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है, तब वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो परमानेंट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस भी है क्रमानुसार। सबसे पहले पैरेन काइमा, फिर है कॉलेन काइमा, और फिर है, और बड़ा लिखें हमको, चलिए दिख रहा है यहां पे, पैरेन काइमा, कॉलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा, है ना, 3 प्रकार का। अब देखते हैं तीनों में कंपेरेटिव स्टडी करके हम लोग। ठीक है, एकदम क्रमानुसार हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे नाम, और देखेंगे क्रमानुसार वो कैसे हल्का हल्का बदलाव होता जाता है, तो पैरेन काइमा से कॉलेन काइमा, कॉलेन काइमा से स्क्लेरेन काइमा में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए पैरेन काइमा क्या होता है ना, तो इसमें जो सेल्स हैं, ठीक है, इसमें जो सेल्स हैं इसका सेल वॉल थीन होता है। ठीक है, कॉलेन काइमा जब बनता है तो इसमें क्या होता है कि इसके कॉर्नर पे, ऐसे ही ये भी था लेकिन एक छोटा सा बदलाव क्या आया कि इसके कॉर्नर पे ये क्या हो गया, थिक हो गया। कॉर्नर कितने हैं, 4, तो चारों कोना इसका थिक हो गया है। ठीक है, ई कोना ई कोना ई कोना ई कोना, चारों कोना इसका हो जाएगा थिक, इस प्रकार से। क्लियर। स्क्लेरेन काइमा में क्या होगा भाई, तो इसमें ये जो थिकनिंग है ना, ये सब तरफ हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, पूरा का पूरा में। ठीक है, समझ में आया एक डिफरेंस, सेल वॉल का डिफरेंस। तो सेल वॉल के डिफरेंस में हम लोग क्या समझे, तो ये समझे कि इसका सेल वॉल काफी थिन होता है, इसका सेल वॉल कॉर्नर पे थिक एंड हो जाता है, और इसका सेल वॉल ओवरऑल थिक एंड हो जाता है। पहला चीज क्लियर हुआ, थिन सेल वॉल, कॉर्नर पे थिक, ये इवनली थिक पूरा का पूरा में। इसके बाद एक और चीज और लेयर का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, एक एडिशनल लेयर, क्या बोलते हैं इस एडिशनल लेयर को, लिग्नीन। ठीक है, लिग्नीन, तो इसके ऊपर लिग्नीन का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए स्क्लेरेन काइमा को लिग्निफाइड, लिग्निफाइड टिश्यू भी बोलते हैं। स्क्लेरेन काइमा को क्या बोला जाता है, लिग्निफाइड टिश्यू ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। क्लियर। आवाज नहीं बेटा, यहां तो हम लोग एक एक सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टिश्यू बात करना है, मतलब एक से अधिक सेल को रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए, एक सेल यहां पे है तो दूसर का सेल एजा, ठीक है, तीसर का सेल यहां, चौथा सेल यहां। ठीक है, देख रहे हैं कि 2 सेल के बीच में क्या दिख रहा है, यहां पे गैप दिख रहा है। ठीक है, यहां पे 2 सेल के बीच में गैप दिख रहा है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। हाँ दिख तो रहा है जी। ठीक है, समझे बात, इसमें 2 सेल के बीच में गैप दिख रहा है। अब एक सोचने वाली बात कि यार एक सेल है जा, एक सेल है जा, एक सेल है जा, एक सेल है जा, अब इतना दूरी दूरी में है ना, तो इतना दूरी दूरी में है तो फिर ये कनेक्टेड कैसे होगा, कुछ तो कनेक्शन चाहिए उसके बीच में। लार्ज, हाँ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, बिल्कुल सही बात, लेकिन इसके बीच में कनेक्शन भी तो होना चाहिए, जुड़ाव। ठीक है, तो इसके जो सेल वॉल होते हैं ना आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, पता है किसी को? ये जो कनेक्शन होता है 2 सेल से सेल के बीच का, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसको बोला जाता है
प्लाज्मोडेस्माटा, सेल से सेल के बीच का कनेक्शन। क्लियर, समझ में आई बात? इस प्रकार से सेल से सेल कनेक्टेड होते हैं। चलिए अब इसमें अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें भी एक सेल के बगल में एक दूसरा सेल लेते हैं हम लोग। इसका कॉर्नर पे क्या है? थिकनिंग, है ना? इस कॉर्नर पे भी क्या है? थिकनिंग। ठीक है, तो अगर यहां पे देखा जाए तो जितना इंटरसेलुलर स्पेस यहां पे था, यहां पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो गया? कम हो गया ना, क्योंकि किनारे पे तो ये जुटल है, बीच में इतना सा खाली गैप दिख रहा है, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम है। समझ में आई? अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसका भी एक नियर बाई सेल ले लिया जाए। नियर बाई सेल है, इसके ऊपर एक तो पहले डिपोजिशन कर देते हैं सेलुलोज का, ठीक है, और उसके बाद लिग्निन इसके ऊपर भी लगल रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? इसका लिग्निन इसका लिग्निन एक दूसरे में सट जाएगा, कोई गैप नहीं बचेगा, कोई गैप नहीं बचेगा, तो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, तो दो चीज का बात अभी तक किए हैं हम लोग। पहला बात किए कि सेल वॉल कैसन है, थिन है, कॉर्नर पे थिक है, इवनली थिक है। ठीक है, दूसरा बात किए इंटरसेलुलर स्पेस का, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, स्मॉल सेल इंटरसेलुलर स्पेस, एंड इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहां पे देखिए एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, इसका सेल वॉल भी थिन है। क्लियर? अब सपोज कि इसके पास बहुत सारा फूड है, इसके पास फूड की कमी है। ठीक है, तो ये फूड इधर से होते हुए इधर से होते इसके पास जा सकता है, इधर से होते इसके पास जा सकता है, यानी कि आपस में वो फूड एक दूसरे को दे सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से अगर वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं, तो कभी भी ये मरेंगे क्या? कभी भी ये डेड नहीं होंगे। वो आपस में एक दूसरे से साझा करके, कभी फूड साझा कर लिए, कभी वाटर साझा कर लिए, कुछ न कुछ लेकर के दे करके एक दूसरे को जिंदा रखेंगे। तो इस प्रकार के जो होंगे पैरेन्काइमा ऑलवेज लिविंग। ठीक है, ये हमेशा लिविंग होंगे। क्लियर? इसमें भी देखा जाए तो एक सेल यहां पे था, तो दूसरा का सेल यहां पे अगर होगा, तो कॉर्नर पे तो चलिए थिकनिंग है मान लेते हैं, बीच वाला जो कनेक्शन था तो है ये, इसमें भी ना बीच वाला कनेक्शन इसमें भी है कि नहीं? जब बीच वाला कनेक्शन इसमें है यार, तो ये भी क्या रहना चाहिए? लिविंग ही रहेगा। क्लियर? अब इसमें आते हैं, इसमें क्या हो गया ना कि ऊपर से लिग्निन का हो गया है डिपोजिशन, और लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा केमिकल है विच इज इम्परमेबल, इन बोला भी नहीं फटकने के लिए, इम्परमेबल टू इच एंड एवरीथिंग। ठीक है, लिग्निन क्या है? हर चीज के लिए इम्परमेबल होता है। ठीक है, वाटर हो, गैस हो, फूड हो, कुछ आने जाने नहीं देगा। अब एकदम से कनेक्शन काट दिया जाए इस सेल का, हर प्रकार से कुछ सप्लाई हो नहीं देंगे, तो जिंदा रहेगा जी? कोई सेल जिंदा रहेगा का? नहीं ना। तो ये सेल क्या रहेगा? ऑलवेज ऑलवेज डेड रहेगा। हो गया तीन गो कंपेरिजन। ठीक है, ये हमेशा लिविंग रहेगा, ये भी लिविंग रहेगा, ये हमेशा डेड रहेगा। डेड होने का कारण किसका डिपोजिशन? लिग्निन का डिपोजिशन। लिग्निन क्या है? तो एक प्रकार का केमिकल है, एक ऐसा केमिकल जो किस नेचर का है? इम्परमेबल, इम्परमेबल टू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और हार्ड होता है, रिजिड होता है, इम्परमेबल होता है, तो ये सारा प्रॉपर्टी स्क्लेरेनकाइमा में आ जाता है। ठीक है, अब चलिए, हाँ नहीं आगे भी है उसका काम, जाइलम फ्लोएम में भी आपको मिलेगा ये। अब बात करते हैं लोकेशन का कि कहां कहां पे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो ये सॉफ्ट होता है, इसका सेल वॉल सॉफ्ट है ना। सेल वॉल अगर सॉफ्ट है और ये लिविंग है, तो ये प्लांट में जो जो सॉफ्ट पार्ट, ऐसा नहीं अगर हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट पार्ट में ये मिलता है तो ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। देखिए किसी क्लास में तीन तरह के बच्चे होते हैं, किट्टू ले जाओ इसको बेटा। किसी क्लास में तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं काफी ब्रिलियंट,
दूसरे होते हैं एवरेज, और तीसरा होता है एकदम से डल। 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर किसी क्लास में एंट्री मारते हैं हम और वहां पे मैक्सिमम बच्चा ब्रिलियंट मिले तो उस बैच को हम लोग क्या नाम देते हैं? अरे बड़ी बढ़िया बैच है जी। तो बढ़िया बैच है तो मतलब क्या? उसमें जितना बच्चा है सब रोल नंबर 1 है, कोई रोल नंबर 40 नहीं होगा उसमें, ठीक है? होगा ना? तो उस बैच में भी अच्छे बच्चे भी हैं और बुरे बच्चे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चा उसमें अच्छा है तो उस बैच को अच्छा बोल दिए। किसी बैच में इंटर किए तो 2-4 बच्चे ठीक ठाक हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चा जो है उसमें एवरेज, तो उस बैच को हम लोग क्या बोल दिए कि एवरेज बैच। और किसी किसी क्लास में गए तो वहां पे देखिए कि मैक्सिमम बच्चा बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है? अगर बिलो एवरेज है मैक्सिमम बच्चा, या किसी क्लास को बोलते हैं एकदम से गेल गुजरल बैच है यार, तो कितना गेल गुजरल बैच रहे तो क्या उसमें कोई रोल नंबर 1 नहीं होता होगा? हाँ कि सर एकदम गया हुआ बैच है सर, इसमें रोल नंबर 10 से शुरू होता है, ऐसा कोई बैच होता है क्या? समझ रहे? लेकिन मैक्सिमम बच्चों का बात किया जाए तो मैक्सिमम बच्चे वहां पे अच्छे नहीं हैं। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं किसी प्लांट पार्ट का, किस प्लांट पार्ट में पैरेन्काइमा ज्यादा पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा ज्यादा पाया जाता है इसका ये मतलब नहीं कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा नहीं होगा, ठीक है? या बात करते हैं कि फलना जगह पे स्क्लेरेन्काइमा ज्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे खाली स्क्लेरेन्काइमा ही होगा, ठीक है? वहां पे कॉलेन और पैरेन्काइमा भी होंगे, कम अमाउंट में, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। समझे बात? अब चलिए अब शुरुआत करते हैं। पैरेन्काइमा जैसा इसका प्रॉपर्टी है वैसे ही लोकेशन पे पाया जाएगा। तो पैरेन्काइमा होता है लिविंग और सॉफ्ट, ये स्टोर करता है फूड को। तो जहां जहां पे भी प्लांट में सॉफ्ट पार्ट है, जैसे लीफ सॉफ्ट होता है, फ्रूट सॉफ्ट होता है, फ्लावर सॉफ्ट होता है, ठीक है? या फिर कभी भी कोई भी नया स्टेम काटिएगा ना आप, तो देखिएगा बाहर से भले ही वो स्टेम हार्ड है लेकिन अंदर से थोड़ा सा गुदेदार रहता है वो। तो जहां जहां आपको गुदेदार टाइप का दिख जाए, सॉफ्ट टाइप का दिख जाए, जैसे केला का पेड़ का बात करते हैं, तो केला पूरा का पूरा सॉफ्ट होता है, उसका स्टीम हो चाहे ब्रांच हो चाहे लीफ हो, होता है ना? तो जो भी सॉफ्ट दिख जाए वहां पे क्या रहेगा? पैरेन्काइमा। यही बात दिमाग में अपना बैठा लेना है, ठीक है? मोस्टली पैरेन्काइमा होगा, ये नहीं कि खाली पैरेन्काइमा रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, मोस्टली पैरेन्काइमा रहेगा। कोलेनकाइमा क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या है ना, तो कॉर्नर पे ये थिक हो चुका है लेकिन बीच में है ये थिन, तो इस वजह से क्या होता है, ऐसे उतरो बेटा, तो इस वजह से क्या होता है कि इसको हम लोग ऐसे करके मोड़ सकते हैं। बीच से सॉफ्ट है, किनारे पे हार्ड है, तो यहां से इसे मुड़ सकता है नहीं, ठीक है? तो अगर बीच से ये मुड़ सकता है तो ये फ्लेक्सिबल है, तो प्लांट का जो फ्लेक्सिबल पार्ट होगा, ठीक है, उन फ्लेक्सिबल पार्ट में कोलेनकाइमा पाया जाएगा, जैसे कि लीफ का डंठल, फ्लावर का डंठल, ठीक है? या किसी किसी ब्रांच का देखिएगा तो किसी का ब्रांच बहुत लचीला टाइप का होता है, बंबू, बंबू को देखा जाए तो बंबू बांस, ठीक है, काफी लचीला होता है। तो जो आपको लचीला दिख रहा है वहां पे ज्यादा अमाउंट में कोलेनकाइमा। स्क्लेरेन्काइमा लिग्निफाइड है, डेड है, ठीक है, हार्ड है, प्रोटेक्टिव है। डेड हो गया मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करेगा या फिर मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा, ठीक है? तो कोई भी चीज अगर आप प्लांट में देखें जहां पे 2 चीज, या तो फाइबर दिख रहा हो, रेसा टाइप का चीज, ठीक है, या फिर कोई हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग दिख रहा हो, तो वहां पे स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। जैसे कि नारियल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, नारियल देखे होंगे, ठीक है, एकदम पूरा भरा पूरा वाला नारियल, ठीक है? तो ऊपर से देखिएगा तो उसके ऊपर रेसा रहता है, ठीक है? उसको छीलते हैं तो वो जो रेसा है वो फाइबर है ना, वो भी लिग्निफाइड। और छीलने के बाद, हाँ हस्क बोलते हैं उसको, वेरी गुड, हस्क को निकालने के बाद नारियल का गोला बाहर आता है, ठीक है? नारियल गोला के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है? गोला लेके पटक के करते हैं ना, जय बजरंगबली, ठीक है? तो जो पटक के फोड़ा जाता है नारियल गोला को, वो नारियल गोला भी एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है, वो भी क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है? तो स्क्लेरेन्काइमा या तो फाइब्रस हो सकता है या तो स्टोन सेल उसको बोलते हैं, स्टोन सेल या ग्रिट सेल बोलते हैं, ठीक है? जो नारियल गोला है उसमें कौन सा स्क्लेरेन्काइमा है? स्टोन या ग्रिट। और जो फाइबर है, रेसा उसका हस,
वो हो गया फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा। तो दो प्रकार का स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा, फाइब्रस और ग्रिट। मूंगफली देखे होंगे, खाए भी होंगे। तो मूंगफली का जो कवच है ऊपर वाला, ठीक है, तो उस कवच को अगर आप फोड़ करके अंदर से बिचा निकाल के खाए होंगे तो उस मूंगफली के ऊपर देखिएगा तो सीड कोड तो है ही, ऊपर से रेसा रेसा टाइप का भी दिखता है ना। चलिए मूंगफली की दुनिया में याद कीजिए, हाँ दिखा, ठीक है, तो याद करना है, सोचना है कि ऐसा दिखता है कि नहीं। तो उसके ऊपर भी ग्रिट भी है और फाइबर भी है, ठीक है। साग खाते होंगे, साग वाग खाते ही होंगे, पालक साग हो गया, चाहे लाल साग हो गया, हरियर पीयर बहुत प्रकार का साग होता है। तो कोई भी साग खाते हैं तो उसके अंदर से रेसा निकलता है ना, ठीक है। तो वो रेसा भी क्या है, एक प्रकार से फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा है। आम का मौसम आ गया है, ठीक है, तो चलिए आम का ही तुलना करते हैं। तो आम के ऊपर में चत्ता हो गया उसका, ठीक है, चूंकि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है तो वो बिल्कुल स्क्लेरेनकाइमा ऊपर से भी होगा चत्ता के ऊपर, ठीक है। चत्ता को छीलते अंदर से गुदा उसका निकलता है, पल्प, वो खा रहे हैं, क्या होगा उसमें, पैरेन्काइमा होगा। उसके बाद निकलता है आम का गुठली, गुठली हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग, तो कौन सा हो गया वो, स्क्लेरेनकाइमा का ग्रिट। उस गुठली के ऊपर कहीं पर देखते हैं कि रेसा होता है, अगर देहाती आम खाते हैं, ठीक है, तो उसमें रेसा भी होता है, चूसिएगा ना तो दांत में फंस जाता है रेसा, खाए हो, ठीक है। तो अगर रेसा हमारे दांतों में फंस रहा है मतलब वो रेसा क्या है, फाइबर है, ठीक है, समझे बात। और कितना एग्जांपल चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेंट कॉलेड और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो चलिए आज यहां तक रहने देते हैं हम लोग। क्लियर, हाँ एक छूट गया, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। एक छोटा सा चीज है, देखिए कुछ एक लाइन में याद कर लेना है। पैरेन्काइमा में ही दो और पॉइंट, कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, तो उसी को हम लोग क्लोरेनकाइमा बोल देते हैं। जैसे कि आम, आम देखते होंगे शुरुआत में हरियर रहता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, तो ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल पाया जा रहा होगा, ठीक है। तो उस वक्त उसका जो चत्ता है, ठीक है, दैट इज क्लोरेनकाइमा, ठीक है। पानी फल देखे होंगे, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो पानी में डूबे हुए रहते हैं, जैसे कमल, राजीव, राजीव का मतलब कमल होता है ना। तो पंकज का मतलब भी कमल होता है, लोटस, पंकज का मतलब होता है पंक जोड़जा, जो कीचड़ में ही जन्म लेता है उसको पंकज बोलते हैं, ठीक है, पानी का सिंघाड़ा, क्लियर। तो उसके लिप्स जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिप्स में जो पैरेन्काइमा पाया जाता है उस पैरेन्काइमा के बीच में एयर सैक्स होते हैं। तो एयर सैक्स कंटेनिंग पैरेन्काइमा इज नोन एज एरेनकाइमा। ये दो पॉइंट हमको याद रखना चाहिए, याद रहेगा। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो वो हो गया क्लोरेनकाइमा, और अगर पैरेन्काइमा में एयर सैक्स है, ठीक है, तो एरेनकाइमा। डन यहां तक। चलिए अगले क्लास में हम लोग जाइलम फ्लोएम का चर्चा करेंगे, फिर हो जाएगा ये हमारा प्लांट टिश्यू डन, है ना। चलिए आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं, अच्छी बात है, फेयर भी बना रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। प्लांट, हाँ प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाने दो, कुछ बच्चे फेयर कंप्लीट कर रहे हैं, जब प्लांट टिश्यू वो कंप्लीट करके हमको भेज देंगे तो आपके ग्रुप में हम सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है। ग्रुप में हम वही फेयर सर्कुलेट करते हैं जो बच्चा हमको भेजता है, हम अपने से लिखते नहीं, मेरा हैंड राइटिंग उतना ठीक नहीं है, ठीक है। तो कोई बच्चा पूरा फेयर धर्म आशीष कोई कंप्लीट करके हमको भेज दो, तो हम पूरा करके इसको बाकी में सर्कुलेट कर देंगे। प्रिंस वो भी अच्छा लिखता है, ठीक है। तो चलिए वेल डन। तो कल तो नहीं, अब कब मिलेंगे हम लोग फिर से, अगले नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट मंडे को। तो इस बीच में आप लोग अपना अपना फेयर कंप्लीट कीजिए, कोशिश कीजिए, आप लोग भी कर सकते हैं। जिसका भी फेयर बढ़िया रहेगा उसका हम बाकी ग्रुप में सर्कुलेट करवा देंगे, ठीक है, पूरा प्लांट टिश्यू तक। अब प्लांट टिश्यू तक पूरा लिख करके ऐसा करो कि उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, तो एक के साथ सब चल जाएगा, तो पेज ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो प्लांट टिश्यू पूरा फिनिश करके हमको एक बार दिखा लो, सर देखिए ऐसा हम बनाए हैं, ओके कर देंगे, तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमको फिर भेज देना,
बाकी ग्रुप में उसको हम सर्कुलेट करवा देंगे। डन। तो चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले मंडे को। बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमारे कांटेक्ट में रहिए, पूछते रहिए। बाय बाय। चलो।